औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात पर। मैं उल्फत मुगल हूं। आप टकराव देख रहे हैं। नया आर्मी चीफ कौन होगा? पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के प्रोटोकॉल्स क्या हैं और उन प्रोटोकॉल्स के मुताबिक कौन कौन सी शख्सियात हैं जो इस अहम तैनाती से पहले रिटायर्ड हो जाएंगी और कौन कौन सी शख्सियात हैं जो इस वक्त नए आर्मी चीफ के लिए बहुत ज्यादा फेवरेट करार दी जा रही हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का क्या फार्मूला था और मियां साहब क्या चाहते थे? क्या मियां साहब का फार्मूला काबिल अमल है या नहीं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने आज कुछ संजीदा मौजूआत को फिर से छेड़ा है। ये चीजें आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले नए आर्मी चीफ की तैनाती पर बात कर लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के सियासी हलकों में और अब तो थड़ों पर भी यही बातचीत हो रही है कि पाकिस्तान का नया सिपा सालार कौन होगा, कौन होगी वो खुशनसीब हस्ती जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को लीड करेगी। अगर हम आर्मी प्रोटोकॉल्स वाइज देखें तो इस वक्त 5-6 शख्सियात जो है वो सुपर सीट है, जिसमें सीनियर मोस्ट जो जनरल हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब हैं। दूसरे नंबर पर जो सीनियर मोस्ट है वो लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा साहब हैं। तीसरे नंबर पर जो सीनियर मोस्ट हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास साहब हैं। चौथे नंबर पर जो सीनियर मोस्ट हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद नौमान साहब हैं। पांचवें नंबर पर जो सुपर सीट है वो लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद साहब हैं और छठे नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर है। अब प्रोटोकॉल वाइज देखा जाए तो ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, जो कि पाकिस्तान की तमाम मुसल्लह अफवाज, जिसमें पाकिस्तान की बर्री, बहरी और फिजाई अफवाज होते हैं, उनका सरबराह ज्वाइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहलाता है। आर्मी का यह प्रोटोकॉल है और इसीलिए पाकिस्तान की आर्मी दुनिया भर में मशहूर है कि इसमें डिसिप्लिन, एक दूसरे और सीनियर्स का एहतराम, इसको हमेशा मुकद्दम रखा जाता है। यही वजह है कि अगर जब कोई जूनियर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनता है तो उसके सीनियर जो हैं वो वेरी नेक्स्ट डे, बल्कि उससे पहले उसके वो आर्मी की स्टिक लेने से पहले वो अपने ओहदे से सुबकदोश हो जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज में एक प्रोटोकॉल है और उस प्रोटोकॉल को हमेशा अहमियत और अपादियत दी जाती है। इस वक्त जो ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हैं, जनरल नदीम रजा साहब, उनकी जो रिटायरमेंट की मुद्दत है वो 29 नवंबर 2022 को खत्म हो रही है। यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा और ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा, ये एक ही दिन रिटायर्ड हो रहे हैं। यानी कि 29 नवंबर को ये दोनों शख्सियात अपने ओहदों से सुबकदोश हो जाएंगी। जो इस वक्त सुपर सीट है दूसरे जर्नल्स में, जो जिनके जो आर्मी चीफ के लिए जिनके नाम लिए जा रहे हैं, उसमें सबसे जो सीनियर मोस्ट जनरल है वो जनरल आसिम मुनीर साहब हैं। और हमारी इतलात के मुताबिक और जो हमें अब तक मालूमात हम तक पहुंची है, जनरल आसिम मुनीर साहब की जो रिटायरमेंट की मुद्दत है वो 27 नवंबर है, 27 नवंबर 2022। यानी कि नई तैनाती से 2 दिन पहले जनरल आसिम मुनीर साहब रिटायर्ड हो जाएंगे। अगर जनरल आसिम मुनीर साहब प्रोटोकॉल वाइज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इसलिए नहीं बन सकते क्योंकि उनके जूनियर को फिर ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बनाना पड़ेगा, और क्योंकि ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो है वो पाकिस्तान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी उनको जवाबदेह होता है, नेवल हेड भी जो है पाकिस्तान नेवी के जो सरबराह है वो भी उनको जवाबदेह होते हैं, पाकिस्तान की फिजाइया के जो सरबराह होते हैं वो भी उनको जवाबदेह होते हैं, और तमाम मुसल्लह अफवाज के हेड जो है वो ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी होते हैं। तो जूनियर को ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी नहीं बनाया जा सकता और सीनियर को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं बनाया जा सकता। यह एक प्रॉब्लम है। अगर चलो ठीक है जी, बना लिया जाए, जनरल आसिम मुनीर साहब को इस वक्त तक ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी भी बनाने की जो मामलात हैं वो भी पूरे नहीं है, वो मराहिल भी पूरे नहीं है, क्योंकि जनरल जो सिटिंग ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है जनरल नदीम रजा साहब, उनकी रिटायरमेंट की मुद्दत जो है वो 29 नवंबर 2022 है। जनरल आसिम मुनीर साहब, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब की जो रिटायरमेंट की मुद्दत है वो 27 नवंबर 2022 है, यानी कि 2 दिन पहले। या तो यह है कि जनरल नदीम रजा साहब जो ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी,
وہ 2 दिन पहले अपने ओहदे से सुबकदोश हों और फिर जनरल आसिम मुनीर साहब को जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के ओहदे पर तैनात किया जा सकता है। लेकिन ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि फिर जाहिर है फिर वो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, जैसे मैंने पहले बताया कि डिसिप्लिन फोर्स है, इज्जत एहतराम सीनियर का कुछ भी हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान की अफवाज का तुर्रा इम्तियाज है कि सीनियर का बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट, इज्जत और एहतराम किया जाता है। तो फिर ये बात आएगी कि फेवरेटिज्म की बात आएगी। जाहिर है वहां भी पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज में कभी फेवरेटिज्म का सवाल तक पैदा नहीं हुआ, मेरिट हुआ है हमेशा, जो जिस तरीके से जो ऊपर आया है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो जनरल आसिम मुनीर साहब 27 नवंबर को रिटायर्ड हो जाएंगे। जनरल आसिम मुनीर साहब के बाद जो सुपर सीट होंगे वो जनरल साहिर शमशाद मिर्जा साहब होंगे, जो जनरल नदीम रजा साहब की जगह ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बनेंगे वो लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा साहब हैं। और जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए नाम इस वक्त सबसे ज्यादा फेवरेट है, उसमें जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास साहब सबसे मोस्ट फेवरेट हैं, क्योंकि वो सीनियर मोस्ट पे बन जाते हैं। उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद नौमान साहब हैं, फिर वो दूसरे नंबर पर सुपर फेवरेट हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए। तीसरे नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद साहब, वो सुपर फेवरेट है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए। और चौथे नंबर पर जनरल मोहम्मद आमिर, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए चौथे नंबर पर फेवरेट है। ये एक जो प्रोटोकॉल वाइज है। बाकी ये आर्मी पाकिस्तान के वजीर आजम को पाकिस्तान का आइन ये इख्तियार देता है कि उनकी सवाबदीद है कि वो इन शख्सियात में से या फिर किसी और शख्सियत में से किसी को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो 1 साल तक कोर कर चुके हों, लेफ्टिनेंट जनरल हों, वो आर्मी चीफ के लिए मोस्ट फेवरेट होते हैं और वही लगाए जाते हैं। इस प्रोटोकॉल को वजीर आजम वायलेट नहीं कर सकते। बाकी वजीर आजम पाकिस्तान की सवाबदीद है कि वो किसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाते हैं। जो अब तक की हमारी इतलात है, जो जेर बहस है ये चीजें, जाहिर है ये जो हम आपसे बात कर रहे हैं, ये जो बातें हो रही है, जो लोग डिस्कस कर रहे हैं कि शायद मुस्लिम लीग नून सीनियर मोस्ट लेफ्टिनेंट जनरल जनाब आसिम मुनीर साहब को आर्मी चीफ लगाना चाह रहे थे। तो इस प्रोटोकॉल से हिसाब से अगर देखा जाए, ये जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का एक तरीकाकार है, जो प्रोटोकॉल वाइज है, जो एक सीनियर मोस्ट का एहतराम और इज्जत रिस्पेक्ट है, उस पर यह अगर देखा जाए तो जनरल आसिम मुनीर साहब 27 नवंबर को रिटायर्ड हो जाएंगे। और फिर जैसे मैंने पहले आपको पूरी एक फहरिस्त बताई कि कौन कैसे कैसे फिर स्टेप वाइज ऊपर आता जाएगा। तो इस तरीके से मुस्लिम लीग नून जो चाह रही थी वो तो मुश्किल नजर आ रहा है, बज़ाहिर मुश्किल नजर आ रहा है। अलबत्ता यहां पर एक्सटेंशन की बातें भी हो रही हैं, क्योंकि अब कोरोना हो गया हुआ है। अब पता नहीं ये कोरोना असली है या नकली है, क्योंकि अगर देखा जाए तो 16 तारीख को वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ में कोरोना डिक्लेयर किया गया है। इस वक्त इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है वो 7 दिन का करंटीना है, लेकिन चूंकि मियां शहबाज शरीफ साहब कैंसर सर्वाइवल हैं, तो उनके लिए शायद हो सकता है कि 14 दिन का उन्हें करंटीना करना पड़े। तो इस हिसाब से ये तो फिर तैनाती के 1 दिन बाद वो अपना करंटीना खत्म करेंगे। तो वो तैनाती कैसे होगी? मशावरत अभी जैसे मुस्लिम लीग नून की क़यादत कह रही है, झूठ बोल रहे हैं ख्वाजा आसफ साहब के, अभी तक तो ये अंडर डिस्कशन ही चीजें नहीं है, हमने कोई फैसला नहीं किया। चीजें फैसला हो चुका हुआ है, बहुत सारी चीजें अंडर डिस्कशन रही हैं और लंदन में भी रही हैं, यहां पर भी रही हैं। तो सुनी जहां की जाएगी, लंदन की कम ही सुनी जाएगी, क्योंकि प्रोटोकॉल वाइज मैंने आपको सारी सिचुएशन बता दी है। आखिरी जो हमारा आज का इशू है उस पर हम ये बात करना चाहेंगे कि आज इमरान खान साहब ने फिर से ताकतवर कुव्वतों को मुतनब्बे किया है, उनको सारी सूरत हाल पिक्चर उनके सामने रखिए कि सब मुल्क के हालात क्या हैं, और खुदा ना करे अगर हम इसी तरह मुआशी गिरावटों का शिकार रहे तो फिर अक़वाम आलम या आलमी कुव्वतें या सरमायादार कुव्वतें हमसे वो चीज मांगेगी जो हमारी कौमी सलामती की सबसे बड़ी मुहाफिज है या जिम्मेदार है, या जो हमारे पास सबसे बड़ी एक हमारे पास फेस के लिए या हमारे पास हमारे अंदर के लिए है कि हम महफूज है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वो चीज दुनिया हमसे डिमांड करेगी, और पाकिस्तान जिस मुआशी गिरावटों का शिकार हो रहा है शायद हमें उसका अंदाजा नहीं है। हर कोई अपने अपने मामलात सीधे करने में लगा हुआ है, इस मुल्क का कौन सोचेगा? ज़ाहिर है गरीब तो सोच नहीं सकता, गरीब के पास कोई इख्तियार नहीं है। 75 सालों में किसी ने गरीब को यह हक दिया ही नहीं है कि वो पाकिस्तान के बारे में सोच सके
پاکستان کے بارے میں فیصلے کر سکے ووٹ کے ذریعے، وہ حق بھی اس کو نہیں دیا گیا۔ غریب جا کے پرچی ڈال آتا ہے، پتہ نہیں وہ ڈالتا کس کو ہے، وہ گنی کس کے حق میں جانتی ہے، وہ نکلتی کس کے حق میں ہے، یہ ابھی کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو یہ اب اس گیم کو روکنا ہوگا، کیونکہ نئے انتخابات، عمران خان کا کہنا ہے کہ اگر 1 سال بعد بھی کرا لیں گے تو مجھے الحمدللہ اتنا یقین ہے، ظاہر ہے ایز اے پولیٹیکل پارٹی ان کا یہ کہنا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ 1 سال بعد بھی وہ ون کریں گے یہ الیکشن، کیونکہ عوام ان کے ساتھ ہے، پاکستان کی عوام ان کے ساتھ ہے۔ لیکن الیکشن ڈیلے کرنے کا یہ نقصان ہو سکتا ہے کہ پاکستان کو خدا نہ کرے ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے۔ طاقتور قوتوں کو چاہیے کہ وہ سوچے کہ اس وقت ملک میں چل کیا رہا ہے۔ ایک نئی تعیناتی، ایک دنیا میں تعیناتی ہوتی ہے، کہیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں کو برطانیہ کے آرمی چیف کا علم نہیں ہوگا۔ بہت سارے دنیا کے ممالک ہیں جن کو ان کو آرمی چیف کا علم نہیں ہوگا۔ ہمارے ہاں اس طرح کی ڈسکشن نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تمام ہمارے جو جرنلز ہیں، جو ہمارے سپاہی ہیں، جو ہمارے محافظ ہیں، ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، ہمارے لیے قابل فخر، قابل عزت اور قابل احترام ہیں۔ ہمیں ان چیزوں کو تھڑوں پہ بیٹھ کر ڈسکس نہیں کرنا چاہیے۔ یہ فیصلے جہاں ہونے ہیں وہاں پر بہتر قومی مفاد میں ان فیصلوں کو پبلکلی ڈسکس کرنے کے، نہ عمران خان کو صاحب کو ڈسکس کرنا چاہیے، نہ میاں شہباز شریف صاحب کو اس کو کسی ایسے وہاں ڈسکس کرنا چاہیے جو اس ڈسکشن کے اہل نہیں ہے پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق، نہ کسی اور کو یہ ڈسکس کرنا چاہیے۔ جو آئین اور قانون کہتا ہے اس کے مطابق فیصلے کیے جائیں۔ خدا کے لیے اب ہمیں آئین اور قانون کے پابند ہونا پڑے گا، ہمیں خود کو آئین اور قانون کے نیچے لانا پڑے گا۔ اگر ہم نہیں لائیں گے تو پھر خدا نہ کرے ہم مزید مشکلات اور مسائل کا شکار ہوں گے، اور کوئی معاشرہ بغیر آئین اور قانون کی حکمرانی کے آگے چل نہیں سکتا۔ جنگل کا معاشرہ بن سکتا ہے، مائٹ از رائٹ کا قانون وہاں نافذ ہو سکتا ہے، پھر وہ معاشرہ انسانوں کا معاشرہ نہیں کہلاتا۔ زندہ انسانوں کا معاشرہ وہ نہیں ہوتا جہاں قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی، وہ معاشرہ مردہ لاشوں کا ہوتا ہے، وہ لاشیں جو چلتی پھرتی ہیں جہاں قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی، جہاں لوگ اپنے حقوق کے لیے بات نہیں کر سکتے، بات کریں تو پھر ان کو سزائیں بھگتنی پڑیں، وہ معاشرے نہیں کہلاتے۔ ہمیں اب خود کو آئین اور قانون کے نیچے لانا ہوگا۔ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ جو بھی ہماری ویڈیو ہے سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ ناصر۔